हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई सोने और चांदी के गुलाब के घर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सोने और चांदी के गुलाब के घर की कहानी। किसी गांव में रिंकी और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थी। उन दोनों के माता पिता नहीं थे, इसीलिए दोनों बहनें छोटे मोटे काम करके अपना खर्च चलाती थी। फिर एक दिन उन दोनों के घर पर एक खत आता है। वो खत उनकी दूर की मौसी का था। फिर अगले दिन वो दोनों बहनें ट्रेन पकड़कर बंसीपुर गांव पहुंच जाते हैं। मैं और तुम्हारी माँ बचपन की सहेलियां थी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलवाया है। मरने से पहले मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। उसके बाद कावेरी उन दोनों बहनों को एक जादुई कालीन देते हुए कहती है, ये जादुई कालीन तुम दोनों को एक खूबसूरत जादुई दुनिया में ले जाएगी। वहाँ तुम्हें सोने और चांदी से बने दो जादुई गुलाब दिखाई देंगे। तुम दोनों अपने लिए एक एक घर चुन लेना, लेकिन हाँ, तुम दोनों जादुई गुलाब के घरों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। भूल से भी उनकी शक्तियों का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए मत करना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद कावेरी की मौत हो जाती है। फिर अपनी मौसी का क्रियाक्रम करने के बाद दोनों बहनें जादुई कालीन पर सवार हो जाती हैं। जादुई कालीन उन दोनों को उड़ाकर दूर एक जादुई दुनिया में ले जाती है। वहाँ का खूबसूरत नजारा देख दोनों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थोड़ी दूर उन्हें सोने और चांदी से बने दो जादुई गुलाब घर दिखाई देते हैं। अरे वाह, हमारी मौसी ने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ सचमुच दो जादुई गुलाब के घर हैं। मैं तो सोने के गुलाब के घर में रहूंगी। पिंकी, तू चांदी का घर ले ले। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके बाद वो दोनों बहनें अपने अपने जादुई गुलाब के घर के अंदर चली जाती हैं। तभी जादुई कालीन जलकर वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घरों को उड़ाकर गांव ले जाते हैं। पिंकी चांदी के जादुई गुलाब के घर की शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने का फैसला करती है। फिर अगले दिन पिंकी आसपास के इलाके में रहने वाली सभी गरीब बच्चों को इकट्ठा कर लेती है। सुनो मेरे चांदी के गुलाब के घर, ये सभी बच्चे बहुत गरीब हैं। इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और साथ ही इन्हें रोज पेट भर खाना भी नहीं मिलता। मैं चाहती हूँ कि तुम इनकी गरीबी दूर कर दो, ताकि ये सभी एक अच्छी जिंदगी जी सके और पढ़ लिख कर जीवन में कामयाब बन सके। ये सुनकर पिंकी का चांदी का गुलाब का घर बहुत खुश होता है और फौरन अपनी खिड़की से ढेर सारे सुंदर कपड़े बाहर फेंकने लगता है। उसके बाद दूसरी खिड़की से ढेर सारे चांदी के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। ये देख पिंकी बहुत खुश होती है। उसके बाद पिंकी सारे कपड़े और चांदी के सिक्के उन गरीबों में बांट देती है। दूसरी तरफ रिंकी रोज अपनी सहेलियों को घर पर बुलाकर पार्टी करने लगती है। धीरे धीरे रिंकी को बुरी आदतें लग जाती है। सुन सोने के गुलाब के घर, मुझे इस वक्त 10 बोतल शराब चाहिए। चल जल्दी से मेरे लिए शराब प्रकट कर दे। रिंकी के इतना कहते ही वहाँ 10 शराब की बोतल प्रकट हो जाती है। अरे रिंकी, शराब से क्या होगा, हमें इसके साथ ढेर सारी बिरयानी भी चाहिए। फिर रिंकी जादुई गुलाब के घर से ढेर सारी बिरयानी प्रकट करवा लेती है। उसके बाद रिंकी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर खूब शराब पीती है। इस तरह रिंकी रोज शराब पीने और मौज मस्ती करने की आदी हो जाती है। रिंकी की बुरी आदतों से धीरे धीरे सोनी का गुलाब का घर रिंकी से नफरत करने लगता है। ये रिंकी तो बहुत ही बुरी लड़की है।
ये मेरी शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है। अब मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। इतना कहकर सोने का गुलाब का घर हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है। उसके साथ ही रिंकी का सारा सामान भी गायब हो जाता है और एक ही पल में रिंकी पूरी तरह गरीब बन जाती है। ये देख रिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन पिंकी के घर जाकर उसे सारी बात बता देती है। तूने अपनी बुरी आदतों की वजह से अपना सब कुछ गंवा दिया है, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तू फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। आज से तू मेरे साथ मेरी चांदी के गुलाब के घर में रहेगी। ये सुनकर रिंकी खुश हो जाती है और अपनी बहन को गले लगाकर रोने लगती है। उस दिन के बाद से रिंकी पूरी तरह सुधर जाती है और अपनी बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। किसी गांव में मंजू नाम की लड़की अपने भाई सुनील के साथ रहती थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था और वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन सुनील तालाब में मछलियां पकड़ रहा था। तभी अचानक उसके जाल में एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली फंस जाती है। सुनहरी मछली रोती हुई सुनील से उसे छोड़ने की विनती करने लगती है, लेकिन सुनील उस मछली को नहीं छोड़ता और उसे पानी से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी अचानक सूरज की धूप पड़ते ही मछली के शरीर में आग लग जाती है और देखते ही देखते वो मछली जलकर राख के ढेर में बदल जाती है। उस मासूम मछली को मारते ही उसका श्राप सुनील को लग जाता है। फिर घर पहुंचते ही अचानक सुनील के दोनों हाथ गायब हो जाते हैं। अरे अचानक मेरे दोनों हाथ गायब हो गए। आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तभी वहां मंजू आ जाती है। अपने भाई के दोनों हाथ को गायब देख मंजू के होश उड़ जाते हैं। भैया ये क्या हो गया, तुम्हारे हाथ कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता, घर आते ही अचानक मेरे दोनों हाथ गायब हो गए। इस बात से दोनों भाई बहन बहुत घबरा जाते हैं। उसके बाद मंजू मदद के लिए अपने भाई को लेकर गांव में रहने वाली एक जादूगरनी के पास जाते हैं। ये देखिए जादूगरनी आंटी, अचानक मेरे भाई के दोनों हाथ गायब हो गए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं अपने भाई को लेकर आपके पास आई हूँ। अरे ये तो बहुत ही अजीब घटना है। मैं अभी पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इसके दोनों हाथ कैसे गायब हो गए। इसके बाद जादूगरनी सुनील को एक जादुई मटके के ऊपर बैठा देती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। तभी उस मटके के ऊपर एक सुनहरी मछली की तस्वीर दिखाई देने लगती है। आज तुम्हारे भाई ने एक मासूम सुनहरी मछली की जान ली है। उसी मछली का श्राप तुम्हारे भाई को लगा है। अब तुम्हारे दोनों हाथ वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हारी शादी किसी खूबसूरत जलपरी से करके 1 साल तक उसकी सेवा करनी होगी। क्या कहा? जलपरी? जलपरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब मैं जलपरी को कहाँ ढूंढूं? मैंने सुना है दक्षिण दिशा के समुद्र में कुछ जलपरियां रहती हैं। तुम वहां जाकर किसी जलपरी की तलाश करो। फिर जादूगरनी के कहने पर मंजू दक्षिण दिशा के समुद्र में जाकर जलपरी की तलाश करने लगती है। तभी अचानक वो देखती है कि एक समुद्री चुड़ैल जलपरी को पकड़कर अपने साथ ले जा रही है। कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई तो बचा लो मुझे। तुझे कोई नहीं बचाने वाला। आज तो मेरा शिकार है। तुझे मार कर मैं पेट भर तेरा मांस खाऊंगी। चल मेरे साथ। ये तो एक जलपरी है, मुझे इसे चुड़ैल से बचाना होगा। उसके बाद मंजू अपनी नाव लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और नाव में रखा एक बड़ा सा चाकू उठाकर चुड़ैल के ऊपर हमला कर देती है। ये देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है।
चुड़ैल मंजू की गर्दन पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी मंजू अपने चाकू से चुड़ैल के दोनों आंखें फोड़ देती है। अरे मर गई रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अरे कोई मुझे बचाओ। उसके बाद मंजू चाकू से चुड़ैल का गला काटकर उसे समंदर में फेंक देती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे खजाना नहीं चाहिए। उसके बाद मंजू जलपरी को अपने भाई सुनील के बारे में सब बता देती है। अगर तुम मेरे भाई से शादी कर लो तो उसके दोनों हाथ वापस आ जाएंगे। तुम बहुत ही नेक लड़की हो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारे भाई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जलपरी अपने घर में रखा सारा खजाना उठा लेती है और अपने आप को एक लड़की के रूप में बदलकर मंजू के साथ उसके घर पहुंच जाती है। सुनील को देखते ही जलपरी उससे प्रेम करने लगती है। फिर अगले दिन मंजू जलपरी की शादी करा देती है और उसी वक्त सुनील के दोनों हाथ वापस आ जाते हैं। उसके बाद जलपरी के लाए हुए खजाने से सुनील और मंजू की जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहा करती थी। उस नदी में हर शाम 6 बजे सोने और चांदी से भरे हुए मटके तैरा करते थे। उसी नदी से थोड़ी दूर एक गांव था। उस गांव में कोमल नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। कोमल के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, जिस वजह से वो गांव के साहूकार के घर में नौकरानी का काम करती थी, अपना गुजारा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी सुशीला कोमल से कहती है, कोमल, मेरे घर के कुएं की सफाई चल रही है, इसीलिए तू जंगल वाली नदी से 3 मटके पानी भरकर ले आ। लेकिन मालकिन, वो जंगल तो बहुत ही खतरनाक है, वहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं। अगर मैं वहाँ गई तो वो जानवर मुझे मार कर खा जाएंगे। देख, मैं तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनने वाली। तू मेरे घर की नौकरानी है और जो मैं कहूँगी वो तुझे करना ही पड़ेगा, समझ गई ना? फिर आखिरकार मजबूर होकर कोमल 3 मटके उठाकर जंगल की ओर निकल जाती है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो नदी के किनारे पहुंच जाती है। फिर कोमल नदी से पानी भरने लगती है, लेकिन तभी अचानक 3 मटके उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती हैं और देखते ही देखते 3 मटके पानी में बहकर दूर चले जाती हैं। अरे ये क्या हो गया, 3 मटके नदी में बहकर कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूँ? मेरी मालकिन बहुत जालिम है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद कोमल साहूकार के घर पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ कोमल, तू खाली हाथ आई है? मेरे 3 मटके कहाँ हैं? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, नदी में पानी भरते वक्त 3 मटके पानी में बह गए। मुझे तैरना नहीं आता था, इस वजह से मैं नदी में नहीं कूद पाई। अरे नालायक, ये तूने क्या कर दिया? वो 3 मटके बहुत ही कीमती थे, उन पर चांदी की डिजाइन बनी हुई थी। आज तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर सुशीला कोमल की पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानती, आज मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इस तरह सुशीला कोमल की पिटाई करती है। इसके बाद सुशीला कोमल की चोटी पकड़कर उससे कहती है, चल जा यहाँ से और शाम तक मुझे मेरे 3 मटके मिल जाने चाहिए। तू चाहे नदी में डूबकर मर जा, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तू खाली हाथ वापस आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इतना कहकर सुशीला कोमल को धक्का देकर अपने घर से बाहर भगा देती है। उसके बाद मजबूर होकर कोमल फिर से नदी के किनारे पहुंच जाती है।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी मालकिन के अंदर तो जरा भी दया भावना नहीं है। अब मैं उसके तीनों मटके कहां से लेकर आऊं? इस तरह कोमल दुखी होकर रोने लगती है। तभी शाम के 6 बज जाते हैं और नदी के पानी में ढेर सारे सोने और चांदी से भरे मटके तैरने लगते हैं। ये नजारा देख कोमल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी कोमल नदी के किनारे वाले हिस्से से बह रहे मटकों को पकड़कर बाहर निकाल लेती है। देखते ही देखते कोमल 4 मटके हासिल कर लेती है। अरे, ये सारे मटके तो सोने और चांदी से भरे हैं। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब इन्हें बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और कल से मुझे उस जालिम औरत के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद कोमल बाजार जाकर उन 4 मटकों में मौजूद सोना और चांदी बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। पर अगले दिन कोमल साहूकार के घर पहुंच जाती है। अरे, तू फिर से खाली हाथ आ गई। मेरे तीनों मटके कहाँ हैं? मैंने तुझसे कहा था ना, अगर तू मेरे मटके लेकर नहीं आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अभी बताती हूँ तुझे। देखो, अब मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये पैसे तुम अपने पास रखो। ये तुम्हारी मटकों की कीमत से कई ज्यादा पैसे हैं। इतना कहकर कोमल नोटों की गड्डी सुशीला के हाथ में रख देती है। अरे, अचानक तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? तुम्हें तुम्हारे मटकों की कीमत मिल गई है, तुम उसी में खुश रहो। इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है। अरे, अचानक इस कोमल के तेवर ही बदल गए। लगता है इसके हाथ कोई बहुत बड़ा खजाना लगा है। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। आखिर भिखारन के पास इतनी दौलत कहाँ से आई? फिर अगले दिन से सुशीला कोमल पर नजर रखने लगती है। शाम होते ही कोमल फिर से नदी के किनारे पहुंच जाती है और वहां सोने चांदी से भरे मटकों का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर में 6 बज जाते हैं और नदी के पानी में ढेर सारे सोने और चांदी से भरे मटके तैरने लगते हैं। उसके बाद कोमल एक एक कर काफी मटके पकड़कर बाहर निकाल लेती है और उन्हें लेकर अपने घर चली जाती है। ये सब देख सुशीला खुश हो जाती है। मैं भी नदी में तैर रहे सारे मटके बाहर निकाल लूंगी। उसके बाद सुशीला नदी में छलांग लगा देती है और मटकों को पकड़कर बाहर निकालने लगती है। लेकिन तभी नदी से एक आवाज आती है, तू एक लालची और दुष्ट औरत है। तू इन मटकों को यहीं छोड़ दे, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन सुशीला पर इस बात का कोई असर नहीं होता और फिर वो नदी से ढेर सारे मटके निकालकर किनारे रख देती है। तभी अचानक सभी मटकों के अंदर ढेर सारे सांप और बिच्छू प्रकट हो जाते हैं। ये देख सुशीला घबरा जाती है। अरे, ये क्या हो गया? यहाँ सांप और बिच्छू कैसे आ गए? इससे पहले कि सुशीला कुछ कर पाती तभी अचानक नदी से तेज रोशनी निकलती है और सुशीला मटके के रूप में बदलकर पानी में तैरने लगती है। उस दिन के बाद से सुशीला हमेशा के लिए उस नदी में कैद रह जाती है। इस तरह सुशीला को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ कोमल अमीर बनकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, किसी गांव में अनीता सुनीता नाम की 2 सहेलियां रहती थी। एक दिन वो दोनों अपने कॉलेज जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिलती है। उस बुढ़िया के सर पर एक बड़ा मटका था। सुनो लड़कियों, इस मटके को उठाकर मैं बुरी तरह थक गई हूँ। क्या तुम इस मटके को मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? लगता है ये बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तूने सही कहा, बेचारी थक गई है। चल इस बुढ़िया के मटके को उठाकर इसके घर तक पहुंचा देते हैं। फिर वो दोनों सहेलियां बारी बारी बुढ़िया के मटके को उठाकर उसके घर तक पहुंचा देती हैं। मेरी मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, अब मैं तुम दोनों को तुम्हारा इनाम देती हूँ। उसके बाद बुढ़िया मटके के अंदर से कुछ सोने के सिक्के निकालकर दोनों सहेलियों के हाथ में रख देती हैं।
ये देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमें तो लगा कि आप बहुत गरीब हो, लेकिन आप तो बहुत अमीर निकली। आपके पास इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के कहाँ से आए? आखिर आप ऐसा क्या काम करती हो? ये एक राज की बात है। दरअसल पास वाले जंगल में एक जादुई झरना मौजूद है। उस झरने में ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के बहते हैं। मैं ये सोने और चांदी के सिक्के उसी झरने से लेकर आई हूँ। देखिए, हम दोनों बहुत गरीब हैं। आप हमें उस झरने का पता बता दीजिए ताकि आपकी तरह हम भी अमीर बन सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठहरो, मैं अभी तुम्हें एक नक्शा बनाकर दे देती हूँ। उस नक्शे की मदद से तुम दोनों आसानी से झरने तक पहुँच जाओगी। उसके बाद बुढ़िया कागज के ऊपर नक्शा तैयार करके दोनों सहेलियों को दे देती है। पर वो दोनों बुढ़िया का शुक्रिया अदा कर झरने को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पर काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक जादुई झरना दिखाई देता है। उस झरने में सोने और चांदी के सिक्के बह रहे थे। ये देख दोनों सहेलियां खुशी से उछल पड़ती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। उस बुढ़िया ने तो बिल्कुल सही कहा था। चल जल्दी से पानी में उतरकर सारे सिक्के बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद वो दोनों पानी में उतरकर सिक्के उठाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वो सारे सिक्के कोयले में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? अचानक ये सारे सिक्के कोयले में कैसे बदल गए? हाँ, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के पैर मछली की पूंछ में बदल जाते हैं। ये देख दोनों घबराकर रोने लगती हैं। अरे ये क्या हो गया? हम दोनों के पैर मछलियों की पूंछ की तरह बन गए। लगता है वो कोई धोखेबाज बुढ़िया थी। उसने जानबूझकर हमें यहाँ फंसाया है। अब हम क्या करें? तभी पानी के नीचे मौजूद कुछ लड़कियां तैरती हुई ऊपर आ जाती हैं। उन लड़कियों के पैर भी मछलियों की पूंछ में बदले हुए थे। अरे आखिरकार तुम दोनों भी उस धोखेबाज जादूगरनी के जाल में फंस गए। वो जादूगरनी इसी तरह रूप बदलकर सभी लड़कियों को सोने और चांदी के सिक्कों का लालच देकर इस पानी में कैद कर देती है। आज से तुम दोनों हमारी तरह हमेशा के लिए इस झरने के पानी में कैद हो गई हो। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। फिर जादूगरनी एक लड़की को पानी से बाहर निकालकर उसे मारकर खाने लगती है। ये नजारा देख अनीता और सुनीता के हाथ पैर कांपने लगते हैं। हम दोनों बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं। अब कुछ ही दिनों में ये जादूगरनी हमें भी मार कर खा जाएगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पर एक दिन पल्लवी और काजल नाम की दो लड़कियां उस झरने के पास आती हैं। झरने के पानी में सोने और चांदी के सिक्के देख दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ की सभी लड़कियां पानी की सतह पर आ जाती हैं। ठहर जाओ, तुम दोनों इस पानी के नजदीक मत आना, वरना तुम दोनों हमारी तरह हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। फिर अनीता उन दोनों को जादूगरनी के बारे में सब कुछ बता देती है। तुम सबके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम दोनों जादूगरनी को मार कर तुम्हें आजाद कराएंगी। उसके बाद पल्लवी और काजल एक पेड़ के पीछे छुपकर जादूगरनी के आने का इंतजार करने लगती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जादूगरनी वहां आ जाती है। अब मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए मैं आज दो लड़कियों को मार कर खाऊंगी। लेकिन तभी पल्लवी और काजल पीछे से जादूगरनी पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देते हैं। तभी मौका देखकर काजल जादूगरनी की जादुई छड़ी उठा लेती है। ए लड़की, चुपचाप मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस कर, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तक ये जादुई छड़ी मेरे हाथों में है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तेरी जादुई छड़ी से तुझे सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर काजल वहाँ ढेर सारी आग प्रकट कर देती है। चल जादुई छड़ी, इस जादूगरनी को एक मछली के रूप में बदल दे। काजल के इतना कहते ही जादूगरनी मछली के रूप में बदल जाती है। उसके बाद पल्लवी उस मछली को उठाकर जलती हुई आग में फेंक देती है।
देखते ही देखते वो मछली आग में जलकर राख हो जाती है। इस तरह जादूगरनी का अंत हो जाता है। जादूगरनी के मरते ही जादुई झरना वहां गायब हो जाता है और वहां की सभी लड़कियों के पैर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। हम सभी लड़कियों की जान बचाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कोई बात नहीं, तुम्हारी जान बचाकर हमें बहुत खुशी हो रही है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। उसके बाद काजल जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक बहुत बड़ी कालीन प्रकट कर देती है। फिर वो सभी लड़कियां कालीन पर बैठकर अपने अपने घर चली जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। एक दिन चंगू और मंगू नाम के दो दोस्त जंगल की सैर कर रहे थे कि तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक खूबसूरत घर आसमान से नदी के किनारे उतर आता है। फिर अगले ही पल घर का दरवाजा खुल जाता है और इसके अंदर से दुल्हनों के रूप में मौजूद बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां बाहर निकल आती हैं। उसके बाद वो सभी नदी के पानी में नहाना शुरू कर देती हैं। ये सारा नजारा देख चंगू और मंगू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भाई, ये सब क्या है? इतनी सारी दुल्हनें अचानक आसमान से धरती पर आ गई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, मुझे तो सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है कि आखिर ये घर हवा में कैसे उड़ सकता है। फिर वो दोनों दोस्त एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर उन दुल्हनों पर नजर रखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी दुल्हनें नदी से बाहर निकलकर अपने घर के अंदर चली जाती हैं। मुझे लगता है अब ये घर हवा में उड़कर आसमान में चला जाएगा। मैं तो कहता हूँ हम दोनों को भी इस घर को पकड़कर इसके साथ जाना चाहिए। तभी हमें इन दुल्हनों की असलियत पता चलेगी कि आखिर ये सब कहाँ से आई हैं। फिर जैसे ही वो घर हवा में उड़ने लगता है कि तभी दोनों दोस्त दौड़कर उस घर को पकड़ लेते हैं और उसके साथ हवा में उड़ते हुए दूर आसमान में पहुंच जाते हैं। अरे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मेरा हाथ फिसल गया तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। और चिंता मत कर, अपनी आंखें बंद कर, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो घर एक बहुत ही सुंदर बगीचे में पहुंच जाता है। इसके बाद सभी दुल्हनें घर से बाहर निकलकर वहां मौजूद अलग अलग पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती हैं। अरे वाह, ये दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा नजारा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। अरे जरा उन पेड़ों को देख, वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट खाना और तरह तरह की आइसक्रीम लटक रही हैं। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत नजारा है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से अपने अपने पसंद की दो दुल्हनों को ले चलते हैं। गांव पहुंचकर हम उनसे शादी कर लेंगे। और तू ठीक कहता है, इतनी सुंदर लड़कियां तो हमें कभी नहीं मिलने वाली। यही अच्छा मौका है। फिर वो दोनों पेड़ पर बैठी दुल्हनों के सोने का इंतजार करने लगती हैं। रात होते ही सभी दुल्हनें गहरी नींद में सो जाती हैं। तभी मौका देखकर चंगू पेड़ पर चढ़कर एक दुल्हन के मुंह में पट्टी बांध देता है और उसे नीचे उतार कर ले आता है। दूसरी तरफ मंगू भी ऐसा ही करता है। फिर वो दोनों दुल्हनों को घर के अंदर ले जाते हैं। ये घर हवा में कैसे उड़ता है? मुझे तो यहाँ कोई स्टीयरिंग भी दिखाई नहीं देती। तभी मंगू को वहां लगा एक बड़ा सा हरे रंग का बटन दिखाई देता है। मंगू फौरन उस बटन को दबा देता है और वो घर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक पेड़ों पर मौजूद सभी दुल्हनें नींद से जाग जाती हैं। अरे वो देखो, कोई हमारा घर हवा में उड़ाकर ले जा रहा है। लगता है ये किसी पृथ्वी के इंसान का काम है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। फिर वो सभी दुल्हनें जलती हुई तीर उस घर के ऊपर चलाने लगती हैं। देखते ही देखते घर में आग लग जाती है और वो घर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे, मेरी हड्डी पसली एक हो गई। फिर घर के अंदर मौजूद दोनों दुल्हनें दौड़कर बाहर निकल आती हैं। ये दोनों जबरदस्ती हमें अपने साथ ले जा रहे थे।
अरे ये क्या, हमारा तो भांडा फूट गया। ये सभी दुल्हनें बहुत गुस्से में दिखाई दे रही हैं। पता नहीं अब ये हमारे साथ क्या करेंगी। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये हमें नहीं छोड़ेंगी। दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक दुल्हन बड़ा सा जाल फेंककर दोनों को पकड़ लेती है। उसके बाद सभी दुल्हनें मिलकर उन दोनों को जादुई लड्डू खिला देती हैं। लड्डू खाते ही दोनों दोस्त कुत्ते के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद एक दुल्हन उन दोनों के गले में पट्टा बांध देती है। आज से तुम दोनों कुत्ता बनकर यही रहोगे, ताकि हमारी दुनिया का राज कोई ना जान सके। इस तरह चंगू और मंगू का लाला उन्हें जिंदगी भर के लिए कुत्ता बनाकर उसी दुनिया में फंसा देता है।